तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों अभी हम लोग सॉल्व करेंगे जैक बोर्ड क्लास 10 सेट 2 मॉडल पेपर मैथमेटिक्स। ठीक है, सेट 2 का जो मैथ का मॉडल पेपर है 10th का, उसे मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना भी फिल इन द ब्लैंक्स है, सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो 5 नंबर वाले 4 नंबर वाले क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। और लास्ट में आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि सेट 1 और सेट 2 दोनों में क्या अंतर है, कहां क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, कहां कम आ रहा है और कहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले सेट 2 को सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं नया वीडियो यदि अपलोड करूंगा तो आप लोगों को सबसे पहले इसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको यहां भी दिखेगा और मैं यहां क्वेश्चन देख करके आपको सॉल्यूशन यहां पर दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड है। तो एक नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अभाज्य गुणनखंड। तो क्या करेंगे, देखिए 140 इसको करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 7 14 0 होगा, फिर लास्ट में 0 है मतलब फिर 2 से कटेगा तो कितना होगा, 2 3 6 2 5 10 35 हो गया। फिर 5 से कटेगा तो होगा 7, अब नहीं कटेगा तो क्या होगा, 140 बराबर लिखेंगे 2 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 गुना 7, मतलब 2 2 ठो है तो 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7 लिख देंगे, पावर में 1 नहीं देते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन आपका जहां भी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए तो क्वेश्चन क्या लिखा है कि y इक्वल टू px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक ग्राफ दिया हुआ है ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद क्या किया है दोस्तों देख सकते हैं, ऐसे करके काट दिया है, कह रहा px का शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देख सकते हैं एक बार यहां काटा है और एक बार यहां काटा है, ठीक है। तो px का शून्य जो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। px का शून्य कितना हो गया, 2 हो गया। और py का शून्य पूछेगा तो y अक्ष को जितना बार काटेगा वो py का शून्य हो गया। तो ये हो गया px का शून्य 2 हो गया, तो 2 आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है। ठीक है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन निकाल लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक बहुपद दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3, इसका कह रहा है कि शून्यक बताओ। तो कैसे निकालेंगे शून्यक? तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, ये माइनस 3 उधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √3। ठीक है, तो एक तो शून्यक हो गया प्लस √3 और दूसरा शून्यक हो गया माइनस √3। ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया। तो ये आपका 3 नंबर का ये वाला जो जहां पर भी है उसको टिक कर लीजिए। क्या होगा, प्लस माइनस √3, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ए नंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखिए कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए दोस्तों एक ठो स्क्वायर वाला आना जरूरी है। यदि एक ठो स्क्वायर वाला नहीं आएगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो स्क्वायर वाला आना जरूरी है। तो चारों को आप लोग को देख के अंदाजा लग जाएगा कि किसमें स्क्वायर आएगा और किसमें स्क्वायर नहीं आएगा। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है और उधर दिया हुआ है 2x माइनस 3, तो मतलब स्क्वायर इसमें बच जाएगा। बी नंबर में देख सकते हैं कि इधर भी x स्क्वायर हो जाएगा, उधर भी x स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों तरफ से क्या होगा, कट जाएगा, तो x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। 3 नंबर में देख सकते हैं कि इधर भी LHS में भी x स्क्वायर हो जाएगा और RHS में भी x स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों तरफ कट जाएगा, तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। और 4 नंबर तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 4 का ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ए ही द्विघात समीकरण है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c बराबर 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल्य होंगे यदि। 5 नंबर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के 2 भिन्न वास्तविक मूल्य होंगे। कब होगा, जब b स्क्वायर, देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac ये बड़ा होगा 0 से। ठीक है, ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 का ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको क्या कहते हैं, विविक्तर कहते हैं ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तभी उसका क्या करेंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि समानांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22। क्वेश्चन नंबर 6 4, 10, 16, 22 क्या पूछता है कि सार्वंतर मतलब डी निकालने बोल रहा है ना। सार्वंतर तो ये हो गया A1 फर्स्ट और ये हो गया A2। तो A1 का मान है 4, A2 का मान है 10। किसी भी अगला में से पहला को घटा देंगे तो सार्वंतर निकल जाएगा। तो D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 मतलब 10 माइनस 4 बराबर हो गया 6। ये तो देखते ही बता दीजिएगा, लेकिन इतना कर दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, ऑप्शन आप लोग को टिक करने दिया जाएगा तो इतना करने की भी जरूरत नहीं है, देख करके ही मार दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? ये मैंने यहाँ बताने के लिए बना दिया कि ऐसे बनाना है। तो यहाँ आपका 6 जो है आपका डी करेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी नंबर में 6 दिया हुआ है तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का बी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद A 10 है और सार्वंतर D 10 है तो तीसरा पद क्या होगा? देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पद दिया हुआ है 10 और सार्वंतर कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है ना सार्वंतर। देखिए तो सार्वंतर दिया हुआ है 10। तो अब कैसे होगा दोस्तों? क्या पूछ रहा है? तीसरा पद निकालने पूछ रहा है। तो A3 निकालना है। क्या निकालना है? A3। तो हम लोग जानते हैं कि AN बराबर क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 गुना D। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस N माइनस 1 गुना D हो जाएगा। तो A बराबर होगा 10 जोड़ N का मान 3 लेंगे माइनस 1 गुना 10। तो कितना होगा? 10 जोड़ यहाँ 2 बचेगा 2 गुना 10। तो कितना होगा? 10 जोड़ 20 तो हो गया 30। ठीक है, मतलब A3 कितना निकल गया? 30 निकल गया, यानी तीसरा पद होगा 30 हो जाएगा। तो 30 जहां भी है उसको टिक कीजिए। ऑप्शन नंबर सी में 30 है तो 30 को टिक कर दीजिए। ठीक है, तो सी को टिक कर दीजिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, tan 26 डिग्री बाय cot 64 डिग्री। 8 नंबर क्या है दोस्तों कि tan 26 डिग्री बाय कॉट कितना है? 64 डिग्री, यही ना है। तो अब क्या होगा? ये तो देखते ही सब जानता है कि एक होगा तो एक टिक कर दीजिएगा यदि ऑब्जेक्टिव में आएगा, और यदि बनाने बोलेगा तो कैसे बनाइएगा? आप जानते हैं कि tan A बराबर होता है cot 90 माइनस A। ये होता है tan A बराबर क्या होता है? cot 90 माइनस A। तो tan 26 को क्या लिखेंगे हम? tan 26 डिग्री को लिखेंगे cot 90 माइनस 26 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा cot 64 डिग्री। अब इसी ये जो निकल गया tan 26, इसके बदले में क्या बैठा देंगे? cot 64 डिग्री बटा हो जाएगा cot 64 डिग्री। ठीक है, काट देंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो 8 का जो 1 जहां भी है उसको टिक कर लीजिए। तो 1 कहां है दोस्त? 1 है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 8 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि sec 90 माइनस ए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। sec 90 माइनस ए ये पूछ रहा है डायरेक्ट फॉर्मूला। तो sec 90 माइनस ए ये क्या होगा? cos ए। ठीक है, tan 90 माइनस ए cot ए, sin 90 माइनस ए cosec ए होता है ना। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा कि इतना, ये एक तो एग्जाम्पल है, ये बता रहा है, अलर्ट कर रहा है कि इस तरह पूछेंगे हम। sin 90 माइनस ए दे देगा, इठो नहीं देगा। tan 90 माइनस ए दे देगा, इठो नहीं देगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आ गया? तो इसको अच्छी तरह से सब फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान। ये तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। 10 नंबर क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो देखते ही 1 होगा। ये हम फॉर्मूला से जानते हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक आपको टिक कर देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 11, मूल बिंदु का निर्देशांक है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जो ग्राफ होता है ऐसे करके। ठीक है, तो इस मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? यहाँ x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो 0 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मूल बिंदु कहते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑरिजिन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ऑरिजिन कहेंगे। तो 0 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, एक रेखाखंड दिया हुआ है, उसके 2 बिंदु दिए हुए हैं, कह रहा है उसको विभाजित करने वाला मध्य बिंदु कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, एक रेखाखंड है, इधर कितना दिया हुआ है? -3 और 4, -3 और 4, और इधर दिया हुआ है 7 और 8। ठीक है, ये हो गया आपका x1 और ये हो गया y1।
ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं दोस्तों? मध्य बिंदु निकालने का जो फॉर्मूला वो क्या है कि x1 प्लस x2 बाय 2 और यहां हो जाएगा y1 प्लस y2 बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो क्या हो जाएगा देखिए, -3 प्लस x1 का मान -3 और x2 का मान है 7, तो -3 प्लस 7 हो गया बटा 2। और उसी तरह से y1 प्लस y2 मतलब कितना हो जाएगा 4 प्लस क्या होगा 8 बटा 2, तो कितना होगा -3 जोड़ 7, यहां होगा 4 बटा 2 और यहां हो जाएगा 12 बटा 2। तो देखिए, तो ये हो जाएगा 2 और यहां हो जाएगा 6। तो 2 और 6 जहां भी है उसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य बिंदु निकल गया 2 और 6, तो 2 6 कहां है? ऑप्शन नंबर डी, 12 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिक कर लीजिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC और DEF, ABC और DEF दो त्रिभुज दिया हुआ है 13 नंबर। एक है ABC और दूसरा है DEF, और दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है DEF। क्या लिखा हुआ है? DEF, DEF। ऐसा मैंने इसलिए बनाया, क्यों? देखिए क्या लिखा है कि AB बटा D, क्या लिखता है कि AB बटा D बराबर दिया हुआ है BC बटा EF, और क्या लिखा हुआ है कि AC बटा DF। ठीक है, मतलब AB बटा D, AB बटा D देख सकते हैं ऐसे दिया हुआ है, और दूसरा दिया BC बटा EF, तो BC बटा EF ये बराबर है। इसके बाद लिखा AC बटा DF, तो AC बटा DF ये बराबर है। तो जब ये इसके बराबर है तो इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण बराबर होगा, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होते हैं। जब ये बराबर ये है तो इसका सामने वाला कोण और इसका सामने वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं? तो उसी तरह से क्या लिखा है देखिए, जब सब बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या है? बराबर है। आगे लिखता है कि A बराबर 40 डिग्री है, A बराबर है 40 डिग्री, और पूछ रहा है B बराबर 80 डिग्री। ठीक है, तो क्या लिखा है कि F का मान ईठो पूछ रहा है, तो ईठो जितना होगा ईठो भी उतना ही होगा। तो ईठो कितना होगा देखते ही नहीं बता दीजिएगा। त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो 40 80 120, ईठो निकल जाएगा 60, तो ईठो भी होगा 60। ईठो 60 क्यों होगा? क्योंकि ईठो बराबर ईठो है, दिया हुआ है। ठीक है, जब ईठो बराबर ईठो है तो ईठो कोण और ईठो कोण क्या होगा? बराबर नहीं होगा। जब ये दोनों 120 हो गया तो ईठो 60 होगा, तो 60 जहां भी है उसको टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 14 नंबर। समद्विबाहु त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है, यदि BC बराबर 4 सेंटीमीटर है तो AC का मान बताइए। समद्विबाहु त्रिभुज, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, देखते ही बन जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, देख सकते हैं ABC जिसका एंगल B जो है समकोण है। देखिए ABC समकोण है। समद्विबाहु मतलब दो ठो भुजा बराबर है। एक ठो दिया है 4 सेंटीमीटर, जब ईठो तो बराबर नहीं ना होगा, क्योंकि समकोण हो गया तो ईठो कर्ण, एक त्रिभुज में 2 कर्ण होगा? कभी नहीं होगा। तो जब दो भुजा बराबर है तो जाहिर है ईठो ईठो बराबर होगा, तो ईठो 4 है तो ईठो भी 4 होगा कि नहीं? अब क्या मान निकालने बोल रहा है? पूछ रहा है कि AC का मान क्या होगा? AC का मान, तो AC कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि AC स्क्वायर, देखिए AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस होगा BC स्क्वायर। ठीक है, यानी AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर AB स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16, और BC स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो हो गया रूट 32। और रूट 32 का मान कितना निकलेगा? रूट 32 का मान कितना निकल जाएगा? देखिए रूट 32 को करेंगे तो होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, क्या आएगा? 5 ठो आएगा। 2 2 से जोड़ा ले लेंगे तो 2 दूना 4, 1 ठो 2 बाहर में हो जाएगा, तो 4√2। ठीक है, ये आपका आंसर निकल जाएगा 4√2। तो कहां होगा 4√2 भाई? बी नंबर में 4√2 दिया हुआ है, वो सही आंसर है, उसको टिक कीजिए बी नंबर। ठीक है, कितना नंबर था ये? 14 नंबर क्वेश्चन था, 14 का बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिए। तो 15 नंबर क्या है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जीवा समझ लो। 15 नंबर जीवा क्या कहते हैं कि वृत्त का एक छोर से दूसरा छोर जाने वाला जो लाइन है इसको कहते हैं जीवा। तो ये तो सबसे बड़ा कब होगा? जब वो केंद्र से पास करेगा, और जैसे ही केंद्र से इधर आएगा और उधर जाएगा तो छोटा होने लगेगा कि नहीं? तो जब केंद्र से पास करेगा तो तब सबसे बड़ा जीवा इसको कहेंगे। तो जब केंद्र से पास कर रहा तो उसको क्या नाम है?
और क्या नाम है इसका, इसका और नाम है डायमीटर मतलब व्यास। तो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कौन सा हो गया, व्यास। सेंटर से जितना नीचे आइएगा और जितना उधर जाइएगा, जितना इधर जाइएगा, कम होने लगता है। इसका लंबाई तो क्या होता है, कम होने लगता है। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, यही तो है, जो कि त्रिज्या का 2 गुना है, मतलब डायमीटर। व्यास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसको परिधि बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन है, देखिए किसी वृत्त का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, व्यास मतलब डी कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो आर कितना होगा, d/2 मतलब 14/2 हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। पूछ रहा परिधि, तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। याद कर लेना सब फॉर्मूला, बहुत जरूरी है। तो 2 गुना हो जाएगा 22/7, आर निकल गया 7, देखो तो कट गया, मतलब निकल गया 44। स्क्वायर नहीं, परिधि में सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 44, जहां है टिक कर लो, ऑप्शन नंबर सी में 44 है। 17 नंबर क्वेश्चन कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। बहुत बार हम समझाए हैं, बहुत विद्यार्थी यहां गलत कर देगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल उसको पता नहीं है। कैसे होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल, इसको 2 से भाग दे दिए, हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन अर्धवृत्त का परिधि जब पूछ देगा दोस्त, तो यहां गड़बड़ाना मत। देखिए तो क्या होगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2। तो क्या करेंगे, उसी तरह से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, तो कितना देख सकते हैं, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। क्वेश्चन आप लोग अपने होशियार स्टूडेंट हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए एक वृत्त है। वृत्तखंड किसको कहते हैं कि कोई भी जीवा के अंडर में जो एरिया है, इसको कहते हैं वृत्तखंड। ये हो गया छोटा वृत्तखंड, ये हो गया बड़का वृत्तखंड, ये हो गया लघु, ये हो गया दीर्घ। अब ईंटों का क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है ईंटों का कि वृत्तखंड का ईंटों 14 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया हो, तो ईंटों कितना होगा। तो क्या करेंगे, पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे और ईंटों माइनस कर देंगे, तो ईंटों बच जाएगा ना। तो ईंटों कैसे निकालेंगे, इसका त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। वृत्त का त्रिज्या कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। तो पूरा का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए पहले, तो होगा πr², मतलब होगा 22/7 गुना 7 गुना 7। ईंटों कट जाएगा तो कितना निकल जाएगा, 154 निकल गया, और ईंटों माइनस कर देंगे तो 140 बचेगा। तो जहां भी 140 इसको टिक कर लीजिए, बहुत आसान है, ठीक है, निकल गया ये। अब देख सकते हैं नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बहुलक निकालने बोल रहा है। बहुलक मतलब, बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहते हैं, बहुलक माने जो सबसे ज्यादा बार है, ठीक है, बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार है। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा बार है उसको टिक कर लीजिए। अब इसको क्या बताऊं, पहले आरोही क्रम में सजा लीजिएगा और गिन लीजिएगा कि कौन ठो ज्यादा बार है। हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 20 नंबर कि एक पासा फेंकने पर 5 की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासा फेंकने पर 5 का प्रायिकता क्या होगा। अब मान लेते हैं आज बारिश होगा कि नहीं, इसका प्रायिकता क्या होगा। तो इस पे 2 ही घटना होगा, या तो बारिश होगा या तो बारिश नहीं होगा, ठीक है, 2 ही घटना होगा ना, दोनों छोड़ के कुछ होगा। तो पूछेगा बारिश होने का प्रायिकता, तो 1/2 जो होना था और जो टोटल होना था वो प्रायिकता हो जाएगा। अब पूछ रहा 5 आने का प्रायिकता क्या। तो एक पासा में 5 कैठो होता है, पासा माने वही जो लूडो में होता है ना, जो हिला के हम लोग फेंक देते हैं। तो क्या है उसमें 5 कैठो होता है, 1 ठो ना होता है, 1 ठो होता है। और टोटल कितना संभावना है कि क्या क्या हो सकता है, तो 6 को संभावना है, तो 1/6 हो गया प्रायिकता। बहुत आसान है, ठीक है, तो प्रायिकता निकालना बहुत आसान है। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्या है कि 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो ये तो देखते ही पता चल रहा है कि 6/15 भाग देंगे तो 0.4 आएगा कि नहीं। तो ये डेफिनेटली शांत होगा। और यदि आप लोगों को ये भी मैंने पहले बताया है कि p/q के फॉर्म में रहेगा कोई, तो नीचे में क्या होना चाहिए, 2n और 5n का फैक्टर यदि नीचे में होता है तो वो क्या होता है मालूम है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ये तो देखते ही पता चल रहा है कि दशमलव प्रसार शांत हो गया। 6/15 मतलब भाग देंगे तो 0.15 चौके 60 हो जाता होता है कि नहीं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि x और y चरों वाला व्यापक रैखिक समीकरण का रूप है। तो रैखिक समीकरण का रूप क्या होता है दोस्तों, रैखिक समीकरण का रूप होता है ax + by + c। माइनस में नहीं देना है, ठीक है, ax + by + c ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको टिक कर लेंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन b² - 4ac को द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विविक्तकर।
क्या कहेंगे? विविक्त कर कहेंगे, मूल नहीं कहेंगे। मूल बहुत विद्यार्थी गलत कर देते हैं, मूल नहीं कहेंगे उसको, तो उसको क्या कहेंगे? विविक्त कर कहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। उसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, साइन ए का व्युत्क्रम है। चलो गोली मारो साइन ए को। हम पूछते हैं टेन ए का व्युत्क्रम क्या है? क्या पता है किसी को? कमेंट जल्दी कीजिए। कॉस ए का व्युत्क्रम क्या है? तो व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा। तो साइन ए, देखिए साइन ए का व्युत्क्रम क्या होगा? 1 बाय साइन ए। और जब 1 बाय साइन ए होता है तो इसको क्या लिखते हैं? कॉसेक ए लिख देते हैं। ठीक है, अब पूछ देगा कॉसेक का व्युत्क्रम क्या है? तो साइन ए। कॉट का व्युत्क्रम क्या है? टेन ए। सेक का व्युत्क्रम क्या है? कॉस ए। तो ये उल्टा हो गया, समझ में आ गया? चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि बिंदु 2 5, ठीक है, कि एक्स अक्ष से दूरी क्या है? ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, बहुत विद्यार्थी गलत कर देगा अभी, मुझे मालूम है। देखिए क्या पूछ रहा? बिंदु 2 5, ग्राफ बनाइए सबसे पहले। बिंदु 2 5 कहां होगा? मान लेते हैं एक यहां है, 2 यहां है, और वाई अक्ष में 5 यहां आएगा। ठीक है, तो 2 5 इधर से जाएगा 2 और इधर से जाएगा 5, तो 2 और 5 ये हो गया। अब पूछ रहा है एक्स अक्ष से कितना दूर है? तो एक्स अक्ष से यही ना दूरी है, तो इठो दूरी आपको पूछ रहा है, दूरी कैसे निकालेंगे? तो इठो पॉइंट का नाम क्या होगा सबसे पहले ये तो बताओ। तो इस पॉइंट का नाम कितना होगा? एक्स अक्ष में तो 2 और वाई का वैल्यू हो जाएगा 0। अब दोनों का दूरी नहीं निकाल पाइएगा। दूरी सूत्र क्या होता है? रूट अंडर, देखिए रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें बैठाएंगे तो कितना होगा? देखिए x2 माइनस x1, तो x2 हो गया 2 माइनस 2 0, तो ये तो खत्म हो गया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 हो गया 5 माइनस 0, तो 5 का स्क्वायर 25, निकल जाएगा 5। बनाने का काम खत्म हो गया। 5 5 जहां टिक कर दो। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या भाई? अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर। सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांगसम। तो सभी वर्ग क्या होता है? समरूप होता है कि सर्वांगसम होता है? कोई भी वर्ग, भुजा नहीं बोला है, तो एक ठो वर्ग ले लेते हैं ऐसे, एक ठो वर्ग हो गया ऐसे, मान लेते हैं वर्ग है कोई एक ठो वर्ग ऐसे। तो सब वर्ग क्या है? बराबर नहीं है, लेकिन है सब वर्ग ही है, देखने में सब वर्ग ही है। ठीक है, सबका रूप समान है, लेकिन सब सर्वांगसम नहीं है। एक दूसरे पर रखेंगे तो एक दूसरे को नहीं ढकेगा। सबकी क्या? भुजाओं की माप अलग है। ये 6 6 होगा चारों तरफ, ये होगा कुछ 8 8 होगा, ये होगा कुछ। तो सभी वर्ग क्या होंगे? समरूप होंगे। समरूप मतलब रूप समान है, बराबर नहीं है, तो सर्वांगसम नहीं होगा, समरूप होगा। तो इस पे समरूप टिक कर लीजिएगा। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ये तो देखिए क्षेत्रफल से कितना क्वेश्चन पूछा, 4 ठो ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, एक ठो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया, मतलब वृत्त पढ़ के जाना है। क्या लिखा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पायर स्क्वायर होगा। टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, यदि 3 4 5 17 एक्स का माध्य 6 है तो एक्स क्या होगा? माध्य मतलब देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है दोस्तों? 29 नंबर। क्या है? 3 4 5 17 और एक्स, इसका माध्य दिया हुआ है 6, पूछ रहा है एक्स का मान। तो माध्य मतलब क्या है? सब ठो जोड़ के जेठो है उसे भाग दे देंगे तो उसको कहते हैं माध्य, इसको औसत भी कहते हैं। तो कितना हो जाएगा? देखिए तो 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 17 जोड़ एक्स बटा हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 बराबर हो जाएगा 6। तो कितना होगा? 3 4 7 5 12 12 17 कितना हुआ? 12 और 17 कितना हो गया? 12 17 29, तो होगा 29 प्लस एक्स बटा 5 बराबर 6। तो 29 प्लस एक्स बराबर होगा 30। एक्स का मान दिख रहा है कितना? 1 है एक्स का मान, तो एक्स का मान 1 निकल गया। देखते हैं 1 है कि नहीं। तो x का मान जो है, हाँ 1 है, तो x का मान क्या होगा? 1 होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, यदि E एक निश्चित घटना है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? E एक निश्चित घटना है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 होगा। समझ में आ गया? कभी भी प्रायिकता जो है 1 से ज्यादा नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ए यदि निश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 होगा। तो यहां दोस्तों मैंने आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव बता दिया। अगला वीडियो जो आएगा वो लॉन्ग क्वेश्चन पर आएगा, और अगले वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे कहां क्या करना है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।